पीएम का प्लेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना था, लेकिन हवा का रुख कुछ अलग हो चुका था, मानो जैसे कुछ बुरा होने को है। रक्षकासुर की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। शिवम विशन ये देखते ही एक कदम आगे बढ़ते हैं और पीएम को कवर देते हुए रक्षकासुर के सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखते ही रक्षकासुर भी एक कदम आगे आता है। उसके आगे बढ़ते ही प्लेन एक तरफ झुकने लगता है। शिवम अविनाश कौल और पीएम के चेहरे पर एक बढ़ता हुआ डर देखता है और ये देखते ही वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, आप डरिए नहीं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमारे रहते हुए मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक रक्षक हो और रक्षक के होते हुए किसी की जान नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हें क्या ये पता है कि मैं एक असुर के साथ साथ रक्षक भी हूं। मुझ में असुर का बल और रक्षक की बुद्धि दोनों है। ये कहते ही रक्षकासुर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और चारों तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। समय गुजरते ही रक्षकासुर के शरीर के रंग बदलने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक खूंखार राक्षस का रूप लेने लगता है। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही पल में रक्षकासुर ने अपनी आंखें खोली जो किसी ज्वाला की तरह धधक रही थी। चेहरे पर कामयाबी से पहले की शैतानी मुस्कान उसके होठों पर बैठी थी, माना उसे बरसों से इस दिन का इंतजार था। और अचानक से उसने मुझे रोकने का सपना मत देखना, मैं तुम दोनों को कुचल दूंगा। रक्षकासुर ने अपने हाथ से एक महाशक्ति को जागृत किया जो किसी ऊर्जा की तरह उसके हाथों के चारों तरफ तेजी से घूमते हुए बढ़ती जा रही थी। अचानक से रक्षकासुर ने उसे शिवम विशन की तरफ उछाला, लेकिन दोनों रक्षक एक तरफ हो गए। तुम्हारे हर एक वार का जवाब हमें पता है। मैं उसका ध्यान भटकाता हूं, तुम उसे पीछे से अटैक करना। आजा रक्षासुर, देखते हैं तेरी शक्ति कितनी है। मेरे सामने तुम्हारी ये शक्तियां बेकार हैं। रक्षकासुर ने अपनी पूरी ताकत से शिवम के शील्ड पर वार किया, लेकिन शिवम ने अपनी शक्तियों से उसके हर वार को रोका। तो वहीं दूसरी तरफ विशन अपनी शक्तियों से रक्षकासुर को रोकने की कोशिश में लगा था। वायु की गति से मैं इस रक्षकासुर को बंद कर दूंगा। ये चेन्स मुझे नहीं रोक सकती। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन तभी विशन ने हवा की शक्ति से रक्षकासुर को जकड़ लिया। रक्षकासुर को बंधा देखकर मिस्टर कॉल की सांस में सांस आती है। वो शिवम और विशन की तरफ देखते हैं। आप पीएमजी को लेकर दूसरे कैबिन में जाइए, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। आज हम मान गए कि रक्षकों का इस धरती पर कितना बड़ा एहसान है। अगर तुम दोनों ना होते तो आज शायद हमारी जान भी। रक्षक के रहते हुए कभी किसी की जान नहीं जा सकती। हमने बस वही किया जो एक रक्षक का धर्म है। ये बोलते ही शिवम और विशन एक दूसरे को देखते हैं और एक रक्षक होने के तौर पे खुद पर गर्व महसूस करते हैं। माहौल शांत होते ही मिस्टर कॉल पीएम को दूसरे केबिन में शिफ्ट करने ही वाले थे कि तभी रक्षकासुर ने चेन्स को तोड़ दिया और पीएम की तरफ बढ़ने लगा। उसका असुर रूप पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। रक्षकासुर पीएम को पकड़ने ही वाला था कि विशन ने उसे पीछे से जकड़ लिया। बोइंग प्लेन तेजी से उड़ता जा रहा था, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। विशन की लाख कोशिशों के बाद भी रक्षकासुर विशन पर भारी पड़ रहा था। वहीं एक तरफ विशन रक्षकासुर को रोकने में लगा था, दूसरी तरफ शिवम अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके रक्षकासुर को बांधना चाह रहा था, लेकिन समय बहुत कम था। पीएम की जिंदगी अब मेरे हाथ में है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो
तुझे पीएम तक नहीं पहुंचने दूंगा। शिवम, हमें कुछ और सोचना होगा। उसे अभी रोकना पड़ेगा। रक्षकासुर पीएम के दूसरे केबिन की तरफ बढ़ता गया, लेकिन शिवम और विशन ने अपनी पूरी शक्ति से उसका रास्ता रोका। उनकी लड़ाई पीएम के बिल्कुल पास हो रही थी और पीएम की जिंदगी का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसे हम अकेले नहीं रोक पाएंगे, हमें एक साथ अपनी शक्तियों से इसे रोकना होगा। लेकिन अगर इसे छोड़ा तो ये पीएम। मुझ पे भरोसा रखो, जब तक ये पीएम तक पहुंचेगा उससे पहले हमें अपनी शक्तियां इकट्ठी करनी है। बस समय बहुत कम है और काम ज्यादा। एक जिंदगी दांव पर रखी है विशन। याद करो आचार्य ने हमें क्या सिखाया था। शिवम और विशन दोनों रक्षकासुर को छोड़कर अपनी शक्तियों को स्थापित करने में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हर गुजरता सेकंड रक्षकासुर पीएम के केबिन के नजदीक पहुंचता जा रहा था। हवा, अग्नि और जल की शक्तियों से मैं तुझे इस जगह बंद करता हूं। तुम्हारे ये जादू मेरे ऊपर नहीं चलेंगे। लेकिन विशन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और शिवम ने अपनी शक्तियों से उसे सहयोग दिया। दोनों मिलकर एक स्पिरिचुअल स्पेल को स्थापित करने लगे जो रक्षकासुर को कैप्चर कर सकता था। लेकिन तभी रक्षकासुर ने पीएम के केबिन का दरवाजा खोला और मिस्टर कॉल को केबिन के बाहर निकाल दिया। उन्हें पता था कि अब पीएम को रक्षक भी नहीं बचा सकते, क्योंकि दोनों रक्षक शिवम और विशन अभी आंख बंद करके शक्तियों को स्थापित करने में लगे थे। रक्षकासुर पीएम के सामने खड़ा हुआ था और उनकी आंखों में देख रहा था। मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा जो इतने सारे असुरों में से मुझे ही चुना गया तुम्हें मारने के लिए, नहीं? जैसे तुम लोग इंसान को मारने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछना चाहता हूँ। चलो बताओ। मिस्टर कॉल दूर से ये सब देख रहे थे और घबराकर वो शिवम और विशन के पास भागे, जो अभी भी आंखें बंद करके खड़े हुए थे। रक्षकासुर हमारे पीएम को मारने वाला है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, कुछ करो तुम लोग, वो रक्षकासुर मार डालेगा। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कि तुम जैसे असुर कभी कोई देखने ना पाए। पीएम की ये बोलते ही रक्षकासुर की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने पूरी ताकत अपना अस्त्र निकाला। और तभी आचार्य सूर्यदेव की जय। कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। शिवम और विशन की शक्तियों से स्थापित अस्त्र एकदम से जाकर रक्षकासुर को तभी जकड़ लेता है जैसे ही वो पीएम की जान लेने वाला था। रक्षकासुर को एक पावरफुल स्पिरिचुअल फील्ड में बंद कर दिया गया। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, लेकिन वो फील्ड उसे अपने जाल में बांध चुकी थी। हाँ, फाइनली हमने इसे रोक लिया। पीएम अब सुरक्षित है। पीएम की जान को अभी भी खतरा है। हमें कर्मयोगी को किसी भी हालत में बचाना है। रक्षकासुर को पकड़ने के बाद शिवम और विशन ने कर्मयोगी को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने सुन रखा था कि एक कर्मयोगी भी इसी फ्लाइट में था, जो मिशन के लिए अत्यंत जरूरी था, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ एक कर्मयोगी ही है जो प्लेन में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट होने से बचा सकता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्द से जल्द हमें ढूंढना होगा। लेकिन हम कर्मयोगी को पहचानेंगे कैसे? गुरु शिष्य को चुनता है, शिष्य गुरु को नहीं। अभी पता चल जाएगा। उन्होंने प्लेन का हर हिस्सा तलाशा और आखिरकार एक आदमी मिला जो इतने शोर शराबे में भी अपने ध्यान में मग्न था, और ये ही था उनका कर्मयोगी। हमारे बाकी रक्षकों ने शरद गुप्ता को पकड़ लिया है। असुरों ने उसके प्रोस्थेटिक लेग्स में बम लगाकर भेजा इस प्लेन में। और कर्मयोगी होने के नाते मुझे लगता है कि आप ही इस हादसे को बचा सकते हैं, उससे बात करके। धर्म का पालन ही मेरा कर्म है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इसके लिए।
शिवम, विशन और कर्मयोगी शरद गुप्ता के पास पहुंचे, जिसे रति ने अपने जाल में फंसाकर प्लेन पर हमला करने के लिए भेजा था। शरद एक कोने में अपनी नकली टांगों के साथ बैठा हुआ था और उसकी टांगों में लगा एक बॉम्ब जो प्लेन में बैठे रक्षक, कर्मयोगी, पीएम और सभी की जिंदगी को एक पल में खत्म कर सकता था। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पैरों में बॉम्ब है जो तुम्हारे साथ साथ सबकी जान लेगा, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? क्या तुमने एक बार भी बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचा? मैंने अपनी जिंदगी एक रात में खो दी, तब जाकर मैंने जाना कि कई रातें ऐसी होती हैं जिनकी सुबह कभी नहीं होती। मेरी इज्जत, मेरी नौकरी, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। बिना किसी गलती के मुझे ही इतनी बड़ी सजा क्यों? मुझे ही क्यों? तब कहां थे ये लोग, ये समाज, जब मेरे साथ गलत हो रहा था? अपने दुख के कारण दूसरों को दुख नहीं दिया जाता शरद, लोगों की जान का मामला है। मुझे ना अपनी जान की फिक्र है ना दूसरों की। शरद, ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है, हमें इसे रोकना होगा। शरद, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हारा जीवन अभी भी मायने रखता है। तुम्हारे पास अभी भी एक नया जीवन शुरू करने का मौका है, लेकिन अगर ये बॉम्ब फट गया तो ये जीवन फिर किसी काम का नहीं रहेगा। ये जीवन तो अभी भी किसी काम का नहीं है। नजर का ही तो खेल है शरद, तुम जो देखना चाहोगे वही दिखेगा। दर्शन शास्त्र यही कहता है, जिद की कीमत कई लोगों की जान होगी शरद, और समझदारी की कीमत एक नई जिंदगी। अभी भी देर नहीं हुई है अपनी जीवन को दूसरी दिशा देने के लिए। शरद का दुख और गिल्ट उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। कर्मयोगी ने उसे समझाया कि वो अपने आने वाले कल को बदल सकता है अगर आज वो सही कदम उठाए। हमारे रक्षक आपसे यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी करके ये बॉम्ब को चालू नहीं करिएगा। बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं पता था ये बॉम्ब अपने आप से फट जाएगा। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इसे नहीं रोक सकता। कर्मयोगी ने शरद गुप्ता को मना लिया था और उनके नकली पैरों में लगे बॉम्ब को निकालने की कोशिश कर रहे थे। हम बॉम्ब को फटने से नहीं रोक सकते, लेकिन एक तरीका है। अगर हमें सबकी जान बचानी है तो हमें इस प्रोस्थेटिक लेग्स को शरद के शरीर से अलग करना होगा। शिवम और विशन ने शरद के प्रोस्थेटिक लेग को केयरफुली एग्जामिन किया। वो लेग्स को उसके शरीर से अलग करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। शिवम और बाकी सभी रक्षक बड़े ही सावधानी से प्रोस्थेटिक लेग्स को निकालने की कोशिश में लगे थे। उन्हें बस एक बात का डर था कि कहीं ऐसा करते हुए बॉम्ब न फट जाए। लेकिन बॉम्ब वो कभी भी फट सकता है। शिवम और विशन प्रोस्थेटिक लेग्स लेकर प्लेन के टेल एंड की तरफ भाग रहे थे। उनकी हर सांस में बढ़ता हुआ खौफ था। जेनिफर, लैंडिंग गियर खोल दो। डन, जल्दी करो। लैंडिंग गियर खुलते ही शिवम और विशन ने बाथरूम का रास्ता अपनाया, जहां उन्होंने पहले से ही एक छेद बनाया था। वो एक एक करके कार्गो होल्ड से गुजर रहे थे, अपने हाथ में प्रोस्थेटिक लेग्स लेकर जो बॉम्ब बन चुकी थी। यहाँ से निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना ये बॉम्ब। बस थोड़ा और, हम एग्जिट तक पहुंच रहे हैं। कार्गो होल्ड से बाहर आते ही शिवम और विशन ने लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट का रास्ता अपनाया और प्रोस्थेटिक लेग्स को प्लेन के बाहर फेंक दिया। प्रोस्थेटिक लेग्स बाहर फेंकते ही बॉम्ब हवा में ही फट गया और एकदम काली रात में चारों तरफ रोशनी छा गई। थैंक गॉड, फाइनली हमने बॉम्ब को सेफ डिस्टेंस में फेंक दिया। हाँ, लेकिन ये कहां से आया? जब उन्होंने अपने हाथों को देखा, दो छोटे छोटे सांप उनके हाथ से बाहर निकल रहे थे और उन्हें काट चुके थे। दोनों के हाथों पर उन सांपों का निशान था। ये सांप कहां से आया? सांप के जहर से शिवम और विशन दोनों गिर गए और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। इसी बीच रति और असुर एक दूसरे से मिले। रति खुशी से झूम रही थी क्योंकि उसकी चाल काम कर गई थी और उसका मकसद बस पूरा हो गया था।
शिवम और विशन के अंदर अब असुर का खून है और ये खून एक दिन इन्हें भी। लेकिन आपका बेटा तो पहले ही आपका खून ले चुका था। हाँ, लेकिन उसके पिता सूर्यदेव का प्रभाव ज्यादा था उस पर। उससे भी असुर का खून चाहिए था। लेकिन दोनों को क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं एक पे एक फ्री पा रही हूँ? मुझे डिस्काउंट और ऑफर्स का बहुत शौक है। शिवम, विशन और बाकी रक्षक रक्षकासुर से जीतने के बाद गुरुकुल की तरफ वापस जा रहे थे। चारों तरफ खुशी की एक लहर थी, क्योंकि रक्षकों ने एक बहुत बड़े खतरे को होने से रोका था। लेकिन इस खुशी के बीच अहमद भाई की नजर सिर्फ 2 रक्षकों पर थी, शिवम और विशन, जो आंख बंद किए मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे। उनकी आंखों की पुतलियां ऐसे चल रही थीं मानो जैसे कोई बुरा सपना देख रहे हों। सांसें एकदम चढ़ी हुई, चेहरे पर एक डर जो एक अव्वल दर्जे के रक्षक के चेहरे पर कभी नहीं देखा जाता है। प्लेन के जोर से हिलते ही शिवम और विशन दोनों की आंख खुली। आंख खुलते ही दोनों ने अपने हाथों पर सांप के काटने का निशान देखा और फिर एक दूसरे को देखा। तुम दोनों ठीक तो हो? कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे चेहरे पे एक नई छाया है? कुछ नहीं अहमद भाई, हम ठीक हैं। वो बस थोड़ी सी थकान है। हम रक्षक दूसरों के साथ साथ खुद की भी रक्षा कर सकते हैं, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन क्या तुम खुद को बुरे ख्यालों से बचा सकते हो? ये बोलते ही शिवम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, मानो जैसे कोई बड़ा पाप कर दिया हो। अहमद भाई ने शिवम को अलग नजर से देखा और फिर विशन की तरफ देखा, जो किसी गंभीर ख्याल में खोया हुआ था। शिवम और विशन के अंदर एक अंधेरी लड़ाई शुरू हो गई थी। असुर रक्त उन्हें धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा था, लेकिन वो दोनों उस अंधेरे से लड़ रहे थे, अपने अंदर की रोशनी को बचाने की कोशिश में। हम कमजोर नहीं पड़ सकते, हम रक्षक हैं, पर ये विचार ये खतरनाक है। इतने सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है। ये क्यों है? ये क्या है? दोनों रक्षक अपनी लड़ाई को अंदर ही अंदर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अहमद भाई के सामने कुछ भी नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक असहज सा अंधेरा था जो छुप नहीं सकता था। गुरुकुल में आचार्य सूर्यदेव ने एक सभा बुलाई, जहां पर हर एक कर्मयोगी को बुलाया गया था। ये सभा इस बात को लेकर थी कि ब्रह्म राक्षस का प्रलय पहले ही आ सकता है, लेकिन सभी कर्मयोगी इस बात से सहमत नहीं थे। आचार्य, ये सिर्फ अफवाह भी तो हो सकती है। ब्रह्म राक्षस के जागने का समय अभी दूर है, हम क्यों चिंता करें? हाँ, अब तक के सारे संकेत भी तो यही बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस अभी नहीं आ रहा। आप सभी की बातें सही हो सकती हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये संकेत गलत भी हो सकते हैं। हमने जो ढूंढा है वो बहुत चिंताजनक है। ये देखिए, कुछ नई चीज जो हमने अभी हाल में ही प्राप्त किया है। ये असुर शक्तियों की गति को दर्शाते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कुछ बड़ी शक्ति हमारी तरफ बढ़ रही है। आचार्य, ये तो सच में घबराहट का कारण है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि ये ब्रह्म राक्षस ही है? इन सारी बातों के सबूत पुराने ग्रंथों में भी लिखा है। जब तक हम इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक हम इस खतरे के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। हमें अपनी शक्तियों को मजबूत करना होगा और अपने रक्षकों को इस खतरे के लिए तैयार करना होगा। इसलिए हमने ये सभा बुलाई है। आचार्य सूर्यदेव के विचारों ने सभी कर्मयोगियों को प्रभावित किया। उन्होंने एक मजबूत योजना बनाई कि किस तरीके से ब्रह्म राक्षस के जल्दी आने के खतरे का सामना किया जा सकता है। हमें एक बात याद रखनी होगी, रोशनी और अंधेरे की ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, लेकिन जीत उसी की होगी जो तैयार होगा। आचार्य सूर्यदेव की ये लाइन एक मंत्र बन गई, जो हर कर्मयोगी के मन में बस गई। आचार्य, हम अपनी पूरी शक्ति के साथ तैयार होंगे।
बहुत अच्छे। आप सब अपने अपने क्षेत्रों में लौटकर तैयारी शुरू कीजिए। ब्रह्म राक्षस को रोकना हमारा मकसद है और हम अपनी पूरी ताकत से यह करेंगे। गुरुकुल के बाहर शिवम और विशन अपने अंदर की लड़ाई से जूझ रहे थे। उन्होंने अभी तक अपनी हालत किसी को नहीं बताई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक कसक थी जो उनके अंदर चल रही लड़ाई को जाहिर कर रही थी। क्या हो रहा है ये सब? मैं अपने आप को क्यों नहीं समझ पा रहा? विशन अपने हाथों को देखते हुए खुद से कहता है, ये विचार, ये भावनाएं, ये सब गलत है, लेकिन फिर भी ये अंदर से निकल नहीं रहे। शिवम और विशन दोनों अपने अंदर की लड़ाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एक इंस्टिंक्ट थी कि वो इस हालत को सबसे छुपाएं, लेकिन अंधेरे की शक्ति उनके अंदर फैल रही थी। हमें कुछ करना होगा विशन, ये सब गलत है। एक रक्षक होने के नाते हमें ऐसे ख्याल नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन अभी हमें अपने आप को संभालना होगा। अगर गुरुकुल में किसी को भी पता चला तो हम दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है। इससे पहले ये शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हों, हमें खुद को ब्रह्म राक्षस से लड़ने के लिए तैयार करना होगा। दोनों रक्षक अपनी लड़ाई से एक अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन वो इस असुर रक्त से लड़ने के लिए तैयार थे अपनी पूरी शक्ति के साथ। रति एक सुनसान कोने में खड़े होकर शिवम और विशन को अपने असुर रूप में बदलने के इंतजार में थी। उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब तरीके से चमक रही थीं। चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी, प्रलय का माहौल होगा, और जब सबकी नज़र इन रक्षकों पर होगी तब रक्षक के मन में शांति और कर्तव्य की जगह आक्रोश और अंधकार होगा। शिवम और विशन को असुर के रूप में बदलने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना ही होगा जो उनके अंदर के अंधेरे को उभारे, और ऐसा करने के लिए मुझे अहमद भाई के स्कूल पे हमला करना होगा, जहाँ पर कई मासूम बच्चों की जान जाएगी और ये रक्षक बनेंगे असुर। रति अपनी चाल को सफल बनाने के लिए तैयारी कर चुकी थी। उसका प्लान था शिवम और विशन को ऐसी स्थिति में डालना जहां उन्हें मजबूर होकर इंसानों को मारना पड़े। अगली चाल चलने का समय आ गया है। शिवम और विशन को अपने असुर रूप में लाना ही होगा। ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है। रात के करीब 3 बजे विशन के अंदर की काली शक्तियां काली रात के साथ साथ बढ़ने लगी थीं। हर एक सेकंड उसके कानों में कोई बुदबुदा रहा था, लेकिन यह कौन था, क्यों था, विशन की समझ से बाहर था। अकेलेपन से घबराकर विशन जंगलों से होते हुए एक सुनसान पहाड़ी के किनारे आकर खड़ा हो गया। पहाड़ की चोटी से विशन को पूरा गुरुकुल नजर आ रहा था और ठीक उसके ऊपर छाया हुआ काला आसमान जो विशन को हर पल अपनी तरफ खींचता जा रहा था, उसकी बुरी शक्तियों को और बढ़ावा दे रहा था। यही तुम्हारी मंजिल है। इस बीच जेनिफर, जो शिवम और विशन की बदली हुई हालत को महसूस कर रही थी, वो खुद से इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। शिवम और विशन के साथ क्या हुआ है? उनके मिशन से लौटने के बाद उनका व्यवहार इतना बदल क्यों गया? जेनिफर ने शिवम और विशन के मिशन के बारे में हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू किया, हर एक छोटी छोटी बात को नोट करते हुए। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन उसके लिए खतरनाक भी हो सकती थी। कोई है? कौन है वहां? जेनिफर को अब तक समझ नहीं आया था, लेकिन जरूर कोई उसका पीछा कर रहा था और उसकी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालना चाहता था। हाँ, कौन है वहां? चांदनी रात में गुरुकुल के वीर योद्धा अपने अपने अभ्यास में लगे हुए थे।
कोई ध्यान में बैठा हुआ था तो कोई तलवारों और अस्त्रों के दांव पेच पर काम कर रहा था, तो कोई युद्ध की नीतियों को सीख समझ रहा था। लेकिन उनके आसपास एक काली शक्ति भटक रही थी। समर्पण और ध्यान, ये ही हमारे अस्त्रों का आधार है। तुम सब अपने मन को स्थिर करो, अपनी शक्तियों को विशेष रूप से संभाल कर रखो, क्योंकि हर कठिन मोड़ पे ये गुरु मंत्र सभी रक्षकों के काम आएगा। आचार्य सूर्यदेव अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दे रहे थे और सभी रक्षक बिना पलकें झपकाए एक टक आचार्य की बातें सुन रहे थे। तभी आचार्य को कुछ प्रभावशाली और एक बुरी ऊर्जा महसूस हुई। ये शक्ति तो असुर की है, गुरुकुल के अंदर कैसे? ये महसूस करते ही आचार्य सूर्यदेव अपनी पैनी नजर से चारों तरफ देखते हैं और आंख बंद करके असुर की शक्तियों को अपने आसपास महसूस करते हैं। सभी रक्षक आचार्य को गंभीर स्थिति में देखकर घबरा से जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि तभी आचार्य सूर्यदेव अपनी आंख खोलते हैं और सभी रक्षकों की तरफ गौर से देखते हैं। रक्षकों, सभी अपने अपने विश्रामालय में जाएं। ये कहते ही सभी रक्षक अपने अपने विश्रामालय की तरफ बढ़ने लगे हैं और आचार्य सूर्यदेव अकेले शांत खड़े हुए असुर की शक्तियों को महसूस करने लगे। अगर असुर की परछाई गुरुकुल में पड़ सकती है तो आम लोगों को नष्ट करना कितना आसान होगा इन असुरों के लिए, लेकिन हम सभी रक्षक ऐसा कभी नहीं होने देंगे। शिवम और विशन को सूर्यदेव ने तुरंत बुलाया। उनके चेहरों पर चिंता और अद्भुत विचारों का साया था। शिवम विशन घबराए हुए आचार्य की झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर आओ शिवम विशन। जी आचार्य, इतने रात भी तो बुलाया हमें, कोई जरूरी काम? आचार्य ध्यान मुद्रा में बैठे हुए शिवम और विशन को देख रहे थे। उनके माथे पर बल था जो उनके चिंता की साफ झलक दे रहा था। आचार्य, सब ठीक तो है ना? मुझे गुरुकुल के अंदर एक असुर की उपस्थिति महसूस हुई है। तुम दोनों को इसे ढूंढने और खत्म करने का जिम्मा दिया जा रहा है। याद रहे कि बाकी रक्षकों को इस बारे में ना पता चले। हम तैयार हैं आचार्य। कोई भी असुर हमारे सामर्थ्य के सामने नहीं टिक सकता। तुम दोनों अपनी शक्तियों और मनोबल को संभाल के रखा है, इसलिए हमने तुम दोनों को ही इस काम के लिए चुना है। मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। जी आचार्य, आप निश्चिंत रहें, आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। शिवम और विशन जाते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों के मन में कुछ चल रहा था। इनके चेहरों पर कुछ अलग सी छाया है। क्या सच में सब ठीक है? रात के 11 बज चुके थे। जेनिफर अभी भी अपने कमरे में घबराई हुई खड़ी थी। कौन है वहां? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। कांपते हुए हाथों से जेनिफर ने पुरानी रखी किताबों और फाइल्स को तलाशा और पढ़ना शुरू किया। असुर का खून रक्षकों के विचार और व्यवहार को अंधेरे में ले जा सकता है, और अगर समय रहते हुए इससे नहीं रोका गया तो रक्षक धीरे धीरे असुर का रूप लेने लगते हैं। पर ये क्यों और कैसे? हमारे रक्षक के अंदर असुरों का खून कैसे आ सकता है? शायद कुछ प्राचीन चिन्ह या मंत्र से हम इस असुर के असर को रोक सकते हैं। अगर ये मंत्र सही में असुरों की शक्तियों को कम कर सकता है तो अभी पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो असुरों को रोका तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह बचना। जेनिफर पुरानी किताब को अपने हाथ में रखे हुए कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। उसकी सांसें चढ़ने लगती हैं और हाथ कांपने लगते हैं। ये मंत्रों का जाल शायद इन बुरी शैतानी शक्तियों को रोक पाए। जेनिफर को पता नहीं था कि उसका पीछा एक असुर कर रहा है, जो उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से आगे बढ़ रहा था। तुम जैसे कमजोर हमेशा ही आसान निशाना होते हैं हम असुरों के लिए। कौन है वहां? एक प्राचीन असुर जेनिफर पर हमला करने ही वाला था, लेकिन किताबों में लिखे गए मंत्रों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था।
और असुर को अपने कब्जे में पकड़ लिया था। ये क्या है? ये मुझे रोक कैसे रहा है? ये शक्ति के प्रतीक है जो असुर को रोकने के लिए है। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारे मंत्र हमारी काली शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। शिवम और विशन अपनी असुर शक्तियों के साथ जूझते हुए गुरुकुल में ही असुर की तलाश करते रहे। विशन की नजर बार बार अपने हाथों पर पड़े निशान के ऊपर जा रही थी। हमें जल्दी से इस असुर को ढूंढना होगा, पर क्यों लग रहा है जैसे हमारे अंदर ही कुछ चल रहा हो। कभी कभी लगता है कि हम खुद ही कमजोरों को बचाकर गलती कर रहे हैं। क्या हम कमजोरों की रक्षा करके उन्हें कमजोर साबित करना चाहते हैं? जरूरी नहीं है कि हमें मिली हुई शक्तियां सच ही हों। ये बोलते ही शिवम ने विशन को घूर कर देखा। विशन समझ चुका था कि रक्षकों का कर्तव्य कमजोरों की रक्षा करना है। इसके बावजूद भी ऐसा बुरा ख्याल आना किसी बुरी शक्ति का संकेत था। रति प्रिया अपनी शक्तियों के खेल में मग्न थी और अपने बुरे विचारों को शिवम और विशन के अंदर भर रही थी। मेरे बच्चे, अपने अंधेरों को अपनाओ। तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें मुक्ति दिलाएंगी, समर्थ बनाएंगी। तुम्हें कमजोरों का क्या काम? हाँ। उसके मंत्र और विचार शिवम और विशन तक पहुंचने लगे, जो उनके मन की उलझन और अंधेरों को दिन रात बढ़ावा दे रही थी। देखो कैसे मेरे विचार तुम्हारे मन में जगह बना रहे हैं शिवम, विशन। और एक दिन यही विचार तुम्हें असुर बनाएंगे। अपने अंदर के अंधेरे को अपने साथ ले आने का समय आ गया है। ये बुरी शक्तियां ही तुम्हारी असली साथी हैं। रति प्रिया को पता था कि शिवम और विशन के विचार असुर के रंग में रंग रहे हैं। ये उसकी योजना का सिर्फ और सिर्फ पहला कदम था। आचार्य सूर्यदेव एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर अपने ध्यान में मग्न थे। चारों तरफ शांति का माहौल था। तभी अचानक उनको अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। ये कोई सांप था या कोई कीड़ा, ये आचार्य को भी नहीं पता था। लेकिन अचानक आचार्य सूर्यदेव का ध्यान टूटा और बहुत गहरी सांस भरते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक डर था, और ये डर किसी सांप या कीड़े का नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले एक हादसे का था। नहीं नहीं, ये भविष्य तो अंधेरों में डूबा हुआ है। उन्होंने एक भविष्य देखा जो अंधेरों और विनाश करने वाली शक्तियों से भर गया था, जहां ब्रह्म राक्षस ने विश्व को अपने कब्जे में कर लिया था। एक रहस्य भरे अंधेरे में छुपी हुई एक जगह, जहां रात के अंधेरे में एक भयानक क्रिया की जा रही थी। हवा में एक अजीब सा एहसास था। अधरस्य तिरोधया तमस्ये अभिषेका, अधरस्य त्रियोधया तमस्ये अभिषेका, शक्ति रक्षा ध्येयो अस्ति। असुरों की रानी रति प्रिया अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक भयंकर क्रिया कर रही थी। शिवम, विशन, तुम मेरे वश में हो। तुम्हारे विचार अब मेरे हैं। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी तुमसे करने को। रति के सामने रखे एक शीशे में शिवम और विशन के चेहरे दिख रहे थे, जैसे वो किसी अजनबी सपने में फंसे हों। अधरस्यो त्रयोदया, अंधेरा तुम्हारा हकीकत है। शक्ति और तमस एक ही है। इस सच को अपनाओ। एक भयंकर रोशनी और अंधेरे का संगम हुआ,
जो रक्षकों को एक असुर में तब्दील करने वाला था। रात की गहरी नींद में शिवम और विशन सभी रक्षकों के साथ सो रहे थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक भयंकर सपने की घाटियों में भटक रही थीं, जैसे अंधेरों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। और ये सब कर रही थी असुरों की रानी रति प्रिया। शिवम और विशन के सपने कुछ अलग ही कहानी कह रहे थे, बेचैन और भयंकर तस्वीरों का संगम, जहां असुर की शक्तियों ने उन्हें जला रखा था। शिवम के सामने एक जंग का मैदान था। उसके हाथ और हथियार दोनों खून से रंगे हुए थे और उसके आसपास पड़ी थी कई मासूम बच्चों की लाशें। नहीं, एक रक्षक होने के नाते मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये मेरे हाथ में खून कैसे? शिवम के खून भरे हाथों को देखकर असुर दूर खड़े हंस रहा था। ये जो भी हो रहा था शिवम की समझ से परे था। विशन एक वीरान घाटी में भटक रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी की बूंदें गिर रही थीं। ये जगह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आया? पानी में विशन अपने चेहरे को देखता है, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा एक असुर का रूप ले लेता है। नहीं, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरा चेहरा, ये असुर का चेहरा क्यों बन गया? विशन ने अपने चेहरे को हाथ लगाया और वो हाथ भी असुर का हाथ बन गया था, सख्त और भयंकर। ये क्या हो रहा है? ये हाथ, ये मेरे हाथ नहीं है। अचानक विशन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन सपने का असर अब भी उसके ऊपर था, जैसे वो सपने से निकलकर हकीकत में आ गया हो। विशन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और वो सपने में चलने लगा, जैसे कोई उसके मन को खींच रहा हो, उसे दिशा दिखा रहा हो। पैरों के चलने की आवाज सुनकर अहमद भाई अपने विश्रामालय से निकलकर देखने लगे। विशन को इस तरह सपने में चलते हुए देखकर वो घबरा गए। ये क्या? विशन ये क्या कर रहा है? विशन ने रुककर बंद आंखों से पानी में खुद को देखा और अपने चेहरे को छूने लगा। दूर से देखने पर सब ऐसा लग रहा था जैसे असुर ने उसे अपने वश में कर लिया हो। अहमद भाई दूर घबराए खड़े हुए विशन की हरकतों को देख रहे थे। ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। अहमद भाई को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे देखते ही उन्होंने जेनिफर को कॉल लगाया। जेनिफर फोन की आवाज सुनते ही कॉरिडोर से भागती हुई अपने कमरे में आती है और फोन उठाती है। हेलो। हाँ जेनिफर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विश्रामालय के बाहर खड़े हुए अहमद भाई अभी भी विशन को देख रहे थे। तभी जेनिफर हांफती हुई आवाज में बोलती है, जी अहमद भाई, बताइए क्या बात हो गई? तुम ठीक तो हो जेनिफर? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। असुर के चिल्लाने की आवाज सुनते ही अहमद भाई चौंक गए। उन्हें शक हुआ कि जेनिफर कुछ छुपा रही है। एक तरफ वो विशन को देख रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वो कान पर फोन लगाए चुप खड़े थे। जेनिफर, ये किसकी आवाज है? क्या हुआ है? कुछ नहीं अहमद भाई, सब ठीक तो है ना? बताइए अहमद भाई, चुप क्यों है? गुरुकुल में आचार्य सूर्यदेव ने किसी असुर की शक्ति को महसूस किया है। ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। कैसी मदद? याद है मैंने तुम्हें बताया था कि रक्षासुर से लड़ने के बाद शिवम और विशन कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। उस दिन के बाद से ही आचार्य सूर्यदेव को भी असुर का एहसास होने लगा है, और आज की रात जो मैंने देखा वो खुद यकीन करने लायक नहीं है। अहमद भाई विशन के अंदर शक्तियों को रात के साथ साथ बढ़ता हुआ देख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे
विशन किसी बुरे साये के जंजाल में है, मानो जैसे कोई उसे काबू कर रहा हो। तुम दोनों वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। इन शक्तियों से लड़ना नहीं है, आहा, बिल्कुल भी नहीं लड़ना है, क्योंकि तुम्हारी असली जगह गुरुकुल में नहीं, यहाँ असुरों के महल में है। हाँ। रति प्रिया का मकसद हर दिन उसको अपने सपनों के करीब लाता जा रहा था। असुरों के खून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ये सब असुरों का खेल है अहमद भाई। वो अपने मुकाम तक जाने के लिए कुछ भी करेंगे। मैंने अभी किताब में पढ़ा कि असुरों का खून अगर किसी में डाल दिया जाए तो वो इंसान भी असुरों की तरह बर्ताव करने लगता है। और सबसे खास बात, असुरों की शक्तियाँ दिन के मुकाबले रात में ज्यादा ताकतवर हो जाती है और इसका असर भी रात में ज्यादा देखने को मिलता है। जेनिफर, जेनिफर, तुम ठीक तो हो ना? जेनिफर!